रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। चार बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। नंबर एक तो कादी फायदी साहब से मुताल्लिक है कि उन्होंने जो लार्जर बेंच बनाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ने, उन्होंने उस पर एतराज उठा दिया है। किसके कहने पर उठाया, इस बारे में 2 दिन पहले एक खबर आई थी। मैं हैरान हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा कि एक्चुअली वो खबर क्या कह रही थी, और ये बड़ा ही संजीदा मामला है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट एक और खबर यह है कि इमरान खान साहब ने आज आर्मी चीफ के साथ एक तकरीब में शिरकत की। 23 मार्च की जो परेड थी, और उसमें ज्यादा जो फैमिलीज होती हैं वो फौजियों की होती हैं जो वहां पे मौजूद होती हैं। उस तकरीब के बारे में बड़ी सख्त ड्यूटियां लगी हुई हैं कुछ सहाफियों की, हमारे दानिशवरों की। उन्होंने एक एक तस्वीर निकाल के किस किस तरीके से उसको पोस्ट किया। पूरी उन्होंने कोशिश की कि साबित करें कि इमरान खान की और आर्मी चीफ की कोई लड़ाई चल रही है। लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर वहां से निकले तो आर्मी चीफ ने जिस तरह उनको अलविदा किया, उनके साथ गाड़ी तक चलकर आए, उनके साथ बातचीत करते रहे, उसके बाद उनको सैल्यूट किया, उनको गाड़ी के अंदर बिठाकर रवाना किया, तो वो भी सारी मिथ टूट गई। वहां क्या हुआ एक्चुअली वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले 2 खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इमरान खान साहब ने सहाफियों से मुलाकात की, उसमें उन्होंने कुछ और चीजें बताई हैं। मैं भी इंशाल्लाह इस्लामाबाद जा रहा हूं अब कुछ अहम मालूमात कलेक्ट करने के लिए। कल और परसों आपको बड़ी अहम इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह देंगे। लेकिन अब तक के लिए जो सूरत-ए-हाल है उसमें इमरान खान साहब ने कुछ बड़ी अहम बातें की, उनको दिमाग में रखना पड़ेगा। एक, उन्होंने कहा कि आखिरी कार्ड अदम एतमाद के दिन सुबह के वक्त भी आ सकता है। इमरान खान साहब ने कहा था ना कि उनके पास कार्ड हैं, उन्होंने शो नहीं किए। अपोजिशन से सबसे बड़ी गलती यह हुई कि उन्होंने अपने कार्ड शो कर दिए। कार्ड थे ही क्या कि मैं इत्तेहादियों को हम तोड़ देंगे या इमरान खान साहब के बंदे हम तोड़ देंगे। अगर बंदे तोड़ने थे तो खामोशी से तोड़ते, जैसे यूसुफ रजा गिलानी के टाइम पे वो पता ही नहीं चलने दे रहे थे और फिर बाद में वोटिंग में वो निकल गए। लेकिन यहां पे ये कार्ड पहले शो कर दिया अपोजिशन ने, उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। या तो शो कर दिए जानबूझकर, क्योंकि अपोजिशन में फूट पड़ गई है। चौथी खबर इस बारे में है, और अपोजिशन में जो फूट पड़ी है वो बड़ी मजेदार है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो सारा कुछ कह दिया मौलाना फजलुर रहमान को और शहबाज शरीफ साहब को, जिससे वो चिढ़ते हैं। क्या कहा, कैसे कहा? तनकीद तो उन्होंने इमरान खान पे की, लेकिन उन दोनों को अच्छा रगड़ा दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और ये क्यों दिया है? क्योंकि उनको ये पता चल गया कि पीएमएलएन तो डील कर रही है। पीएमएलएन तो इस बारे में संजीदा ही नहीं है, वो तो डील कर रही है। और पीएमएलएन डील क्यों कर रही है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले इमरान खान साहब की खबर, वहां से हम इस बीलॉग का आगाज करते हैं। इत्तेहादियों ने इसी मुल्क में सियासत करनी है, यानी काफ लीग के बारे में, एमक्यूएम के बारे में और जीडीए और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं अवामी राय के खिलाफ जो भी जाएगा वो अपना बड़ा सियासी नुकसान करेगा। 70% अवामी राय अपोजिशन के खिलाफ हो चुकी है, ये इमरान खान साहब का मानना है। 27 मार्च के बाद जब एतवार वाले दिन वो जलसा करेंगे तो उसके बाद ये अवामी राय 90% हो जाएगी जो अपोजिशन के खिलाफ होगी। नवाज शरीफ ने लफाफा सहाफत का आगाज किया, क्योंकि बात तो उसको करनी नहीं आती। वो लफाफे देकर सहाफियों से कहता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे मुश्किल सवाल ना पूछना। अच्छा, इस बात को तो मैं भी गवाह हूं कि मियां साहब जब भी कभी इंटरव्यू देने के लिए करते थे तो पहले वो परवेज रशीद साहब और कुछ और लोग हैं, उनकी टीम बनी हुई है, वो कहते थे सवालनामा लेकर आए। वो सवालनामा उनके सामने रखा जाता था, फिर वो उसके ऊपर क्रॉस करके तो उसमें कहते थे ये सवाल पूछें और ये ना पूछें और ये वाले पोर्शंस को करें और ये वालों को छोड़ दें। वो बार बार ये करते थे। फिर मियां साहब को बार बार बीच में वो टोक के, जैसे तलत हुसैन एक इंटरव्यू कर रहे थे तो एहसन इकबाल बार बार बीच में टोक के मियां साहब को बता रहे थे कि ये कह लें, तो तलत हुसैन ने कहा कि उनको बोलने दें यार, वो लीडर है आपके। तो फिर मियां साहब ने कहा नहीं मैं बात करता हूं ना। तो ये बार बार टोकते भी हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। बहरहाल जो मियां साहब का है ये आदत तो है, और वो अपने सहाफियों को उन्होंने करीब रखा हुआ होता है, उन्हीं का नाम लेते हैं सबसे पहले, जी आप बात करें, फिर आप बात करें, फिर आप बात करें। वो अपने सहाफियों को मौका देते हैं, बाहर से किसी और सहाफी को सवाल नहीं करने देते। जब भी मैंने कभी सवाल करने की कोशिश की तो बड़ी दिक्कत आती थी और बारी नहीं आती थी हमारी सवाल करने की, और वो कोशिश करते थे कि उससे पहले पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खत्म हो जाए। मियां साहब ऐसा तो करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे कोई मुश्किल सवाल ना पूछ ले। इमरान खान साहब ने यह कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब सहाफियों को इसलिए अकोमोडेट करते थे। मीडिया का जो किरदार होना चाहिए, बदकिस्मती से मीडिया वो किरदार अदा नहीं कर रहा। कुछ मीडिया मालिकान के बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई और मैं इस्तीफा दे दूं, यानी मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। ये कहने वाले कि मैं इस्तीफा दे दूंगा वो मुझे जानते नहीं है। फिर ये कहना मेरी तौहीन है कि मैं सरेंडर करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलना, उनके साथ मुशावरत करना, बैठना मैं पसंद ही नहीं करता। मुशावरत तो बहुत दूर की बात है, वो इसको भी तौहीन समझ रहे हैं कि एक मुजरिम के साथ बैठकर वो मुशावरत करें मुल्की मामलात के ऊपर। अपोजिशन को मालूम ही नहीं है कि अदम एतमाद के दिन उनके कितने लोग रह जाएंगे। यह भी इमरान खान साहब ने कहा। मुझे हुकूमत के जाने या ना जाने का इसलिए खौफ नहीं है कि मैंने चोरी करके जायदादें नहीं बनाई, अपने घर में रहता हूं, घर का खर्चा खुद उठाता हूं,
मेरा कोई रिश्तेदार हुकूमती ओहदे पर नहीं है, जब तक जिंदा हूं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, किसी भी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। अब जरा आ जाए पॉलिटिकल सिनेरियो पे। पीएमएलएन ने इस बात का अंदाजा कर लिया था कि ढोल उनके गले में डल जाएगा और बजाएंगे सारे। यानी पीएमएलएन को यह पता चल गया था कि वजीर आजम का ओहदा मिल रहा है नून लीग को, फजलुर रहमान को बनाया जा रहा है सदर पाकिस्तान, बाकी सारी वजारतें तो बाकी लोग लेकर जा रहे हैं। कोई ये वजारत मांग रहा है, कोई एमक्यूएम मांग रही है, कोई काफ लीग मांग रही है, कोई एएनपी मांग रही है, कोई फजलुर रहमान मांग रहे हैं, कोई पीपल्स पार्टी मांग रही है। तो वजारतें तो सारी हम उन पार्टियों को दे देंगे, तो हम डिलीवर कैसे करेंगे? और अगर इस एक साल के अंदर जितनी भी बदनामी होगी, जितना भी ढोल बजेगा या जितना भी शोर शराबा होगा, एंड में ढोल तो शहबाज शरीफ साहब के गले में है, वजारत उज़्मा तो उनके पास है। तो पीएमएलएन ने कहा कि इतनी बड़ी बदनामी लेने की कोई जरूरत नहीं है, करना यह चाहिए कि इसी मौके से फायदा उठाते हुए कोई डील ले लें। और उसके लिए फिर उन्होंने जोर लगाना शुरू किया, इदारों को बीच में डालने की कोशिश की। शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो बहुत तेजी से, जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि वो पॉलिश तेज कर दी है उन्होंने बहुत तेजी से एस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित की कोशिश की, उनको मीठी मीठी शक्लें बनाकर दिखाई, उनको अच्छे अच्छे बयानात बताए। ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा की बहुत इज्जत करते हैं और जनरल बाजवा इस बात का बड़ा एहतराम करते हैं। यानी इस किस्म के स्टेटमेंट्स दिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि कह रहा था कि मियां साहब के यही ना कह दें कि नवाज शरीफ साहब ने अपने बाजू पे ब्लेड से जनरल बाजवा लिखा हुआ है। तो ये इस किस्म के भी लतीफे चल रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को इस बात का अंदाजा हो गया कि अगर ये हुकूमत मिल गई तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा और इमरान खान साहब मकबूल हो जाएंगे, जैसा कि वो अभी हो रहे हैं। और इस बात से अंदाजा लगा के उन्होंने कोशिश की कि कुछ ना कुछ करके एक ऐसा एनआरओ ले लिया जाए कि हम इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराते, हम तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेते हैं, उसके बदले में हमें गिरफ्तार ना किया जाए, हमें अगले इलेक्शन के अंदर फ्री एंड फेयर चांस दिया जाए, मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आने दिया जाए, हमारे केसेस में नरमी बरती जाए और हमारे लिए पॉलिटिक्स को आसान किया जाए। ये केसेस बेसिस जो हमारे पर बने हुए हैं, इनसे हमारी जान छूट जाए। अब इसको आसान जुबान में तो एनआरओ कहते हैं। तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कायल करने की कोशिश की, हमें बिठाएं, हम इमरान खान को छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, हम उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लेकर आते। लेकिन उसके लिए इमरान खान हमारे साथ बैठे और बैठकर हमारे साथ बातचीत करे। और ये वो चीजें हैं जो हमारी आप मान लें कि हमारे साथ ये जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है वो तो यही कहते हैं। लेकिन अगर आप तहकीक करें तो पता चलता है कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए आए हैं। अब वो कहां से आए हैं? ये तो कोई सियासी इंतकाम नहीं हो सकता। लिहाजा मियां शहबाज शरीफ साहब ने पूरी कोशिश की, पीएमएलएन ने भी कोशिश की, बात बनी नहीं। इमरान खान साहब ने साफ कह दिया है कि एनआरओ तो नहीं दूंगा, साथ बैठूंगा भी नहीं। इसको भी तौहीन समझता हूं, हार मानने को और इस्तीफा देने को भी तौहीन समझता हूं। आ जाओ मैदान में, आप लोग मुझे जानते नहीं हो, आपने अपने पत्ते शो कर दिए, गलती कर दी, मेरे पत्ते अभी मेरे पास हैं। हो सकता है कि आखिरी पत्ता शो करूं मैं जाकर उस दिन जिस दिन वोटिंग हो, और 27 मार्च को मैं और पत्ते शो करूंगा, ये इमरान खान साहब ने क्लेम किया है। अब ये है सारी सिचुएशन। पीएमएलएन एक ऐसी जमात है जो ऐसा लगता है कि डील ढूंढ रही है इस सारी सूरत हाल में। और एक खबर भी छपी है, वो खबर जो है वो छपी है, अंसार अब्बासी साहब ने छापी, और उस खबर में अंसार अब्बासी साहब ये फरमाते हैं कि कुछ ऐसा किया जा रहा है कि कौमी एजेंडा के लिए हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात में मदद देने पर एस्टेब्लिशमेंट रजामंद हो गई है। एस्टेब्लिशमेंट को रजामंद किया गया है, इस बारे में क्लैरिटी नहीं है कि किसने रजामंद किया है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अपोजिशन ने ये रजामंदी की है। अब उसके अंदर क्या मिलेगा अपोजिशन को, क्या जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे? और फिर इस खबर में यह भी लिखा है कि आने वाले वक्त में इदारों में जो अहम तकर्रियां हैं उस हवाले से भी मुशावरत हो जाएगी। यानी वो तो इख्तियार इमरान खान साहब के पास रहेगा, खासतौर पर आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है ना। अब आज के दिन यह खबर छपती है, आज ही के दिन इमरान खान साहब और आर्मी चीफ दोनों इस खबर की तरदीद कर देते हैं। आर्मी चीफ क्या कहते हैं? आर्मी चीफ बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि इस तरह की कोई चीज नहीं हो रही। यानी उन्होंने गैर रस्मी बातचीत में नौजवानों से जो कहा वो ये कहा कि सियासतदानों को आपस में तय करने दें, फौज मुदाखलत नहीं करेगी, और फौज सियासी मामलात में मुदाखलत करे तब भी गालियां, ना करे तब भी गालियां पड़ती हैं, ये आर्मी चीफ ने कहा। तो उन्होंने तो कहा कि हम इससे बाहर रहेंगे। और इमरान खान साहब ने साफ कह दिया कोई एनआरओ नहीं है मेरे पास, मैं इनको कुछ नहीं देने वाला, मैं जीतने जा रहा हूं, ये हारने जा रहे हैं, बहरहाल मैं इनको कुछ नहीं दे रहा। उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया इमरान खान ने। अपोजिशन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी उनको छेड़कर, और उनको सियासी तौर पे वापस जिंदा कर दिया है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस बात की भनक पड़ गई कि जनाब अपोजिशन तो अब किसी और तरफ जा रही है और नून लीग तो कोई डील वील लेने के चक्कर में है। तो वो इमरान खान साहब पे बहुत तनकीद कर रहे थे वहां मालाकंड में जलसा करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन इमरान खान साहब पे तनकीद करते करते उन्होंने 3-4 ऐसे जुमले बोले, 4 जुमले, जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बोलने की जरूरत क्या थी। नंबर 1, उन्होंने कहा कि गेट नंबर 4 को नहीं खटखटाऊंगा। कौन खटखटा रहा है? किसको वो कह रहे हैं कि वो गेट नंबर 4 को खटखटा रहा है?
یہ الزام تو ہمیشہ نون لیگ پہ لگتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں کالا کوٹ پہن کر عدالت نہیں جاؤں گا. کالا کوٹ پہن کر عدالت تو میاں نواز شریف صاحب گئے تھے اور یوسف رضا گیلانی کو نکالنے کے لیے گئے تھے. تو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے ان کا. تیسرا جملہ ان کا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل عمران خان کہتے ہیں. یعنی انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کہہ دیا جلسے میں. یعنی کہنے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے نا کہ وہ دیکھو وہ تمہیں ڈیزل کہہ رہا ہے تو بتا تو دیا کہ تمہیں ڈیزل کہہ رہا ہے یا تمہارا نام ڈیزل ہے. تو بلاول بھٹو زرداری نے بڑی سمجھداری سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کہہ بھی دیا اور اس پہ احتجاج بھی چھوٹا سا ریکارڈ کروا دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا. اور عمران خان کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو بوٹ پالش کرنے والا کہتے ہیں. نہیں کہنا چاہیے لیکن وہ اب شہباز شریف کو بوٹ پالش کرنے والا بھی انہوں نے دوسرے انداز میں بلاول نے کہہ دیا. تو بلاول نے وہ سارا کچھ کہہ بھی دیا اور کچھ کہا بھی نہیں. لیکن یہ چار جملے اگر کوئی سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھانپ لیا ہے کہ ہمارے پیسے بھی ضائع کروا دیے. یعنی پیسے ہمارے لگوا دیے. سندھ سے بقول پاکستان تحریک انصاف کی جو کابینہ کے ممبر تھے ان کے بقول پیسے جہازوں میں بھر کے سندھ حکومت لائی. پیسے دیے سندھ حکومت نے اور ضائع کون کروا رہی ہے؟ پی ایم ایل این. دوسری جانب جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ بالکل تھوڑا سا ڈیفرنٹلی ریئیکٹ کر رہی ہیں اور ان کے اوپر ایک الزام لگایا 2 دن پہلے ایک صحافی فیاض رانجھا نے. یہ الزام اس وقت لگا جب لارجر بینچ بنانے کے لیے کہا گیا تھا عدالت میں. یعنی سپریم کورٹ کے اندر جب لارجر بینچ بنانے کی بات ہوئی تب یہ الزام انہوں نے لگا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ملازم صحافی ہیں مریم نواز کے جن کے ذریعے سے پیغام پہنچایا گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بھی وہ صحافی بہت قریب ہیں اور وہ صحافی وہی ہیں جو چیف جسٹس کے خلاف پروپیگنڈا بھی چلاتے رہے ہیں گزشتہ دنوں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ تھا اور پی ایم ایل این کے بہت قریب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے رابطہ کر کے اس سارے بینچ کو جو لارجر بینچ بننے جا رہا ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خبر بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے. انہوں نے خط لکھ دیا جسٹس عیسیٰ نے. انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے تشکیل دیے گئے بینچ پر اعتراض ہے. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کو 3 صفحات پر مشتمل ایک خط لکھا ہے جس میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے تشکیل دیے گئے 5 رکنی بینچ میں ایسے ججز شامل ہیں جو عدالت کی سینیورٹی لسٹ میں 4، 8ویں اور 13ویں نمبر پر ہیں. اب یہ ویسے ثوابدید تو چیف جسٹس صاحب کی ہے کہ وہ کیا بینچ بناتے ہیں اور کس کو اس میں شامل کرتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو حکومتی کیسز سے اپنے آپ کو دوری رکھیں تو اچھا ہے کیونکہ ان کو بائسڈ قرار دیا گیا ہے اور حکومتی وکلا بھی یہ سمجھتے ہیں حکومتی اراکین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان صاحب کے معاملے میں خاص طور پہ ایک متعصب رائے رکھتے ہیں. تو ویسے بھی ایک سوال ہے کہ کیا کوئی جج خود اعتراض کر سکتا ہے کہ مجھے اس بینچ کے اندر شامل کرو, اس خواہش کا اظہار کر سکتا ہے؟ یہ تو خود ایک بہت بڑا کنفلکٹ بن جاتا ہے. لہذا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہی کیا جس کے خدشے کا اظہار ایک صحافی نے 2 دن پہلے کر دیا تھا. اب یہ میرے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس صحافی نے کہا کہ مریم نواز نے رابطہ کیا چند صحافیوں سے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بہت قریب ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے کو متنازع بنائیں گے. اس نے یہ کہا اور 2 دن گزرنے کے بعد وہی ہو گیا. تو اس کے اوپر باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح سے چل رہا ہے عدالتی نظام اور کیا ججز کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے, ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے. تو ناظرین آخری خبر جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا ایک بڑی زبردست چیز. ایک تو پوری کی پوری آپ کی اتحادی جماعتیں جتنے ایم این ایز جا کر ملے اپوزیشن کے ساتھ حکومت کی طرف سے وہ سارے کے سارے ارریلیونٹ ہونے والے ہیں اور ان کو ایک بہت بڑا جھٹکا بھی لگنے والا ہے. تھوڑی سی میں خبر میں چور کر لوں, اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن تب تک کے لیے یہ آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب تشریف لائے آج 23 مارچ کی پریڈ کے لیے تو کچھ تصاویر جو ہیں ان کے اوپر بڑا کام کیا نون لیگ کے سوشل میڈیا نے, ان کے جو دانشور ہیں انہوں نے, ان کے جو صحافی ہیں انہوں نے, ٹکڑے والے انہوں نے بڑا کام کیا. انہوں نے کہا دیکھیں جی عمران خان کو ادھر کھڑا کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ سارا کچھ انہوں نے کہا. لیکن جب واپسی پہ وہ عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ صاحب نے جس طرح الوداع کیا تو اس پہ سب دنگ رہ گئے. تو بالکل نارمل تعلقات ہیں, بظاہر ایسے ہی دکھائی دیتا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو ایکسپشنل ہے. میاں نواز شریف صاحب کی ایک فوٹیج دکھائی گئی جس میں میاں صاحب آئے اسی تقریب میں شرکت کے لیے تو کوئی تالی نہیں بجی, کوئی آواز نہیں آئی, کسی نے ویلکم نہیں کیا. صرف ایک آواز تھی جو پریڈ کر رہا تھا, جو استقبال کر رہا تھا اس کی. جبکہ آج جب عمران خان صاحب آئے تو وہاں پہ فوجیوں کی فیملیاں ہوتی ہیں زیادہ تر, تو اتنی سیٹیاں اور تالیاں بجی ہیں کہ بہت دیر تک سیٹیاں اور تالیاں بجتی رہیں جب تک کہ عمران خان صاحب اپنی جگہ پہ پہنچ نہیں گئے. تو استقبال کا زمین آسمان کا فرق تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پاکستانی ٹیم ایک دم گراؤنڈ کے اندر آتی ہے اور یا پھر کوئی مخالف ٹیم گراؤنڈ کے اندر آتی ہے تو اتنا شور نہیں مچتا,
तो जब कौमी टीम आती है तो बहुत शोर बजता है। तो इस तरह का फर्क था मियां नवाज शरीफ की और इमरान खान की आमद में, एक ही जगह पे, एक ही ग्राउंड में, एक ही तरह के इवेंट में, एक ही तरह की फैमिलीज के बीच में। तो इस फर्क ने आज बहुत सारी चीजें और क्लियर कर दी हैं कि एक्चुअली पल्स क्या कह रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।